गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सर्वेइंग। एक क्लास आपकी बची हुई है सॉइल मैकेनिक्स की, वो आज या कल हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था, नेटवर्क इशू था। एक नया नेट लगवाया है एक्साइटल का, ठीक है। तो आज वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बट समहाउ वी अरेंज दिस क्लास क्योंकि सर्वेइंग आपको करना है और टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। सर्वेइंग देखो, जो जितने सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है। आप ध्यान सुन लीजिए मेरी एक बार बात। जैसे मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया, अब मैं आपको सर्वेइंग पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। इन सब के अंदर बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, आपको पता है, और क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट से ज़्यादा आ जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो इसमें आपको साथ में थ्योरी भी कवर करनी पड़ेगी क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस, अपने सभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर नहीं कर सकते। आप कितनी कोशिश कर लो, कितने क्वेश्चंस लगा लो, इसलिए हमें थ्योरी भी साथ में कवर करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स की। ये सॉम नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया आप क्वेश्चन कर आएंगे, या ये आपके पास आरसीसी नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया आप आंसर लगा देंगे। ये आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ से छोटे छोटे कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं एग्जाम में जो आपको परेशान करेंगे। इसलिए हम सारी थ्योरी भी साथ साथ कवर करते चलेंगे जो जो आपकी आती रहेगी इसमें। जैसे मैं आपको आज फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करूंगा, फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्विंग की जितनी भी थ्योरी है वो मैं आधे पौने घंटे में कंप्लीट मारूंगा। आप सबने पहले पढ़ रखा है, सिलेबस आपको पता है क्या नहीं है, तो उस सब चीजों में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। सीधा हम चलेंगे अपने ऊपर, जो जो चीजें हमको याद करनी है, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इन सब में आपको आना है। ये सब आपके सीनियर मोस्ट पर्सन्स हैं 2022 में, इन सबको मिल गई है ज्वाइनिंग, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी वालों को मिल गई है अब ज्वाइनिंग, तो आपको भी ढंग से तैयारी करो तो आपको मिल जाएगी। और ये लड़के ने तो आईईएस निकाल दिया है, ठीक है। ये जो लड़का है इसने आईईएस निकाल दिया है भाई। बीआरओ मिला था इनको 2018 में, बट ईएस में इनकी 15 रैंक आई है, और अब ये सीपीडब्ल्यूडी में बड़े ऑफिसर बन गए हैं। तो आपको भी इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और ढंग से काम करना चाहिए। चलें फिर करते हैं स्टार्ट। सर्वेइंग हम स्टार्ट करेंगे, बड़ा ही सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है सर्वेइंग, और इसी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। सबसे पहले इसकी थ्योरी कवर करते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। सर्विंग की थ्योरी आप सबने पहले पढ़ रखा है। फंडामेंटल ऑफ सर्विंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विंग। सर्विंग का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट के या आपके अर्थ सरफेस के अबव वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे कुछ रिलेटिव पोजीशंस या डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो बेसिकली रिलेटिव पोजीशंस बिलो द अर्थ सरफेस, अब सरफेस, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम सर्विंग बोलते हैं। इसको हम ग्राफिकली न्यूमेरिकली कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप जब अपने सर्विंग में डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका एक प्रेजेंटेशन होता है। जैसे न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, मैंने बोल दिया कि ए बी इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आप समझ रहे हो कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो आपकी ए से बी के बीच की डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। एक होता है ग्राफिकल, जिसमें हमें बोलना नहीं पड़ता, हमको दिख जाता है कि एक से बी के बीच में डिस्टेंस जो है मेरे पास वो 10 किलोमीटर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्लान और मैप। हम या तो प्लान बनाते हैं या फिर मैप बनाते हैं। प्लान जो बनता है वो लार्ज स्केल का बनता है, और जो आपका मैप बनता है वो स्मॉल स्केल का बनता है। स्मॉल स्केल लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है ये आपको सबको पता है, क्योंकि जब हम स्केल को बनाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपकी जो मैप डिस्टेंस है वो क्या है, मैप डिस्टेंस क्या है, और आपकी जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो क्या है। इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर के बराबर है, और एक मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर है या 100 मीटर है। तो यदि आप इसका स्केल कैलकुलेट करेंगे स्केल ए का, तो आप ये बोलोगे कि इक्वल्स टू 1/10 इंटू 100, ये तो करोगे। यदि आप स्केल बी कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप बोलोगे 1/100 इंटू 100। तो इनमें से कौन सा स्केल बड़ा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो स्केल बड़ा होगा। जैसे ये वाला स्केल आपका बड़ा है और ये वाला स्केल आपका छोटा है, तो ये बोल रहा है कि यदि आप मैप बना रहे हैं तो आप स्मॉल स्केल पे काम करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपकी जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, और उसको अपने मैप पे लेके आना है, और जब आप अपने मैप पे लेके आएंगे तो उसके डिस्टेंस को आप कम करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे मैप को बनाते हैं। जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है उस पर हम काम कर रहे हैं, दैट इज द कंडीशंस। प्लान आपके लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं, आप घर का प्लान बनाते हैं, घर का मैप नहीं बनाते, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस। जैसे सबसे पहले बात आती है शेप ऑफ अर्थ क्या थी। जब हमने सबसे पहले डिस्टेंस मेजरमेंट करने की कोशिश करी तो हमको लगता है कि हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ए से बी की,
लेकिन आपकी अर्थ सरफेस ऐसा है तो बेसिकली जो ये ए और बी डिस्टेंस है वो ये कवर हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके लिए हमें शेप ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि शेप ऑफ अर्थ है क्या एक्चुअली। तो डिफरेंट टाइप के टर्म्स आए, जैसे हमने ऑबलेट बोल दिया, फिर हमने बोल दिया कि इलिप्सॉइड है, फिर हमने ओवलॉइड बोल दिया, इन सब पे हमने काम करा, ठीक है। ऑबलेट में हमने बोला कि ये फ्लैटर है, आपके पोलर एक्सिस से फ्लैटर होगी। फिर हमने बोल दिया इलिप्सॉइड है, मतलब उसमें इलिप्सॉइड की शेप बन रही होगी। फिर हमने बोल दिया ओवलॉइड है कि जो आपके हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर आपका बड़ा है, लार्ज है, ये आपका स्मॉल है, ऐसे हमने बोल दिया। बेसिकली इन सब टर्म से हमें एक चीज समझ में आई कि भैया हमको नहीं पता कि आपकी जो अर्थ सरफेस है उसका शेप कैसा है। तो हमने बोल दिया कि जब हमको नहीं पता है तो हम एक कॉमन नाम देते हैं जिसका नाम होता है जियोइड। जब हमें नहीं पता चलता कि सर्वेइंग के अंदर कि भाई अर्थ सरफेस का शेप क्या है, तो उसको हम एक टर्म का नाम दे देते हैं, न्यू नेम, दैट इज कॉल्ड द जियोइड। जियोइड बोलते हैं कि हमको नहीं पता कि शेप ऑफ अर्थ है क्या, लेकिन हमें तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो सर्वेइंग के अंदर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम आपकी अर्थ सरफेस को स्पेरिकल इन नेचर पे काम करते हैं और उसके बिहाफ पे ही सारी कैलकुलेशन की जाती है कि स्पेरिकल सरफेस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम अर्थ सरफेस पे डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ और डेफिनेशंस होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। इससे सबसे पहला टर्म है इसके अंदर लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, इट इज माय अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पैरेलली हमने डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट किया और इंटरकनेक्ट करने के बाद हमने इन सारे सरफेस के पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये जो सरफेस है इसी को हम लेवल सरफेस के नाम से जानते हैं और इनके इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स को सबको जोड़ के हम एक लेवल लाइन बनाते हैं। ये जो लेवल लाइन है ये आपके सेंटर ऑफ अर्थ, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी प्लम्ब लाइन है उसके परपेंडिकुलर ही लाई करेंगे। ये सारे लाइन आपकी अर्थ सरफेस के पैरेलल दिखाई देंगे। इसी लेवल लाइन के टेंजेंशियली आप एक लाइन खींच दीजिए, तो यहां से आप यदि डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक टर्म्स आपके एग्जाम में आ जाता है कि पैरेलल ऑफ अर्थ सरफेस कौन सी लाइन होती है, लेवल लाइन। उसके टेंजेंसी कौन सी होगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ द लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन आपकी ग्रेविटी को डिस्क्राइब करता है कि जो आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है वो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में अर्थ सरफेस के सेंटर के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, उसी को हम प्लम्ब लाइन के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे लेवल सरफेस के पॉइंट होंगे वो आपके प्लम्ब लाइन के परपेंडिकुलरली डिस्क्राइब किए जाएंगे। लेवल लाइन क्या होती है, आपके लेवल सरफेस जिस पॉइंट को जोड़ के आपने लाइन बनाई उसी को हम लेवल लाइन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई सिंपल सी बात है, ये आपके पास लेवल सरफेस है, इस लेवल सरफेस के टेंजेंशियली आपने एक लाइन खींची और जो ये प्लेन है इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से जानते हैं और इसके पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे। तो जब भी हमें दो डिस्टेंस के बीच में मेजरमेंट करना होगा और वो मेजरमेंट छोटा है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम कर लेते हैं। यदि मेजरमेंट बहुत बड़ा है तो फिर हमें करेक्शन पे काम करना पड़ता है, तो फिर हम यहां से यहां की डिस्टेंस कवर करेंगे, इसलिए हमें दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट सर्कल। अब कई बार आपके एग्जाम में ग्रेट सर्कल्स पे क्वेश्चंस आते हैं कि उसके क्या क्या मेरे पास अजम्पशंस हैं और क्या होता है ग्रेट सर्कल। एक लाइन जो आपके सेंटर ऑफ अर्थ को पास करे और उससे मिला के एक सर्कल को बना दे, उसी को हम ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। आपको इस शेप में दिख भी रहा होगा, दैट इज अ ग्रेट सर्कल। किसके मिड वाले पॉइंट पे आपने इन सारे पॉइंटों को जुड़ा के एक इमेजिनरी सर्कल को बनाया, उसी को हमने ग्रेट सर्कल के नाम से जाना। ग्रेट सर्कल हम इसलिए डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ग्रेट सर्कल एक बार आपने बना दिया तो ये आपकी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो फिर हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि आप नॉर्दर्न में कर रहे हैं या सदर्न में कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब स्पेरिकल ट्राइंगल क्या होते हैं। अब यदि एक लाइन आपके ग्रेट सर्कल के सेंटर से आपने 3 पॉइंट को डिस्क्राइब किया और तीनों पॉइंटों को जोड़ के एक स्पेरिकल कर्व सरफेस की हेल्प से 3 एंगल को डिस्क्राइब कर दिया, इन एंगल को ही हम स्पेरिकल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप जब ट्रिग्नोमेट्री पे काम करते हैं तो आप साइड्स और एंगल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास गामा है। लेकिन यदि यही काम आप अपने ग्रेट सर्कल पे करेंगे तो वहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, वहां पे आपके स्पेरिकल ट्रायंगल पे काम किया जाता है।
तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के एंगल हो जाएंगे अल्फा डैश, या इसको अल्फा डैश मत मानिए, तो जो यहाँ माना है इसे मानिए। अल्फा डैश हो गया, ये आपका बीटा डैश हो गया, ये आपका गामा डैश हो गया। ऐसा देखा जाता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो आपको पता है जब आपने कर्व सरफेस पे काम किया, स्पेरिकल ट्रायंगल, स्पेरिकल सरफेस पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन दोनों का जो एक्सिस आता है वो कितना आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दैट इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये आपके 1 सेकेंड के बराबर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं स्पेरिकल ट्राइंगल को, तो हम 3 आर्क को डिफरेंट ग्रेड सर्कल्स पे कट करके एक ट्राइंगल बना देते हैं, और उसी को हम स्पेरिकल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। जब हमने ये स्पेरिकल ट्राइंगल बनाया, तो हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि जो स्पेरिकल मेरे पास एंगल्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और उसकी जो साइड्स हैं उसका डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज को हम डिस्क्राइब करते हैं वो कितनी कितनी होगी। दैट मींस कि हम कुछ अजम्पशंस पे काम करते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। वो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल आपके पास ये होती है कि जो भी आपने स्पेरिकल ट्राइंगल बनाया उसकी जो ईच साइड है वो आपके पाई से कम हो। दूसरा, ईच एंगल ऑफ स्पेरिकल ट्राइंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। जो आपने अल्फा बीटा गामा की बात करी, उस सब के एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। 3 साइड का यदि आप सम करेंगे तो वो आपका 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा। यदि आप 3 एंगल का सम करेंगे तो वो एंगल का सम आपके पास स्पेरिकल ट्रायंगल आपका 180 से 540 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। इन सब पे आपके मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, सबने पढ़ रखा है, बचपन का प्यार है तो ठीक है, बट आपको याद दिलाना है। अमाउंट ऑफ विच द सम ऑफ एंगल स्पेरिकल एक्सिस, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो आप जो सिंपल ट्राइंगल ले रहे हैं और जो आप यहाँ पे स्पेरिकल ट्राइंगल ले रहे हैं उनके बीच की जो एक्सिस होगी वो 1 सेकेंड होती है। सरफेस एरिया यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 2 पाई स्क्वायर से कम होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब सर्वे को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो सर्वे को हम जो क्लासिफाइड करते हैं वो वेरियस मीन से करते हैं। जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करा, आपका पर्पस क्या है, प्लेस क्या है, कौन सा सर्वे आप कर रहे हैं, इन सब पे डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपकी सरफेस ऑफ अर्थ को टेकन इनटू अकाउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम आपके सर्वे को 2 तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एक को हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे, एक को हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। यदि आप इन सर्वे में डिस्क्राइब करेंगे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जियोडेटिक सर्वे का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने अपने अर्थ सरफेस की जो कर्व्ड सरफेस है उसको डिस्क्राइब किया। यहां पे आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया, इसका एरिया आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें आपके पास क्या एरिया है, वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा पाया जाएगा। बात करते हैं, इसको हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करना हो। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया का आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, पूरी कंट्री का सर्वे कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, उस केस में आप इस पे काम कर सकते हैं, और ये प्रिसाइज मेथड होता है। इस पे हम आपके स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में काम करेंगे। प्लेन सर्वे क्या होगा, एरिया काफी छोटा है तो करेक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप घरों पे, घर के आसपास का भी एरिया कवर कर रहे हैं तब भी इस पे काम कर सकते हैं। तो ये लोकल सर्वे के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की जो कैलकुलेशंस है उस पे काम करते हैं, जबकि इसमें स्पेरिकल ट्राइंगल का जो प्रोसेस है उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको बतानी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्लेन सर्वे प्लॉटेड मेजरमेंट आर प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप सबको पता है यदि आप प्लेन सर्वे पे काम करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस को ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर एरिया ऑफ 195.5 किलोमीटर स्क्वायर स्पेरिकल जो एक्सिस होती है वो 1 सेकंड होती है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि यदि आप एंगल का समेशन भी करेंगे तब भी वो आपका 1 सेकंड से ज्यादा नहीं आएगा। बात करते हैं सरफेस बेस्ड ऑन द पर्पस। अब आपका पर्पस क्या है उसके बेसिस पे आप अपने सर्वे को क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब क्या होगा कि जब आप मैन मेड फीचर्स, नेचुरल फीचर्स, रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि ऑप्शन में 195.5 और 260, हाँ देखो क्या होगा, वैसे तो आप प्री में पढ़ चुके हैं सब चीजें, सबसे ज्यादा जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा ना वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन यदि ऑप्शन में 260 195 दोनों आएगा तो आपको 195.5 लगा के आना है। यदि ऑप्शन में नहीं है तो आप 260 पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी बुक में 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे बड़े एरिया की बात की गई है, लेकिन आपको यदि मैं एसके डुगल की बात करता हूं तो मैंने जो पढ़ा है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है जी,
याद रखेंगे इस बात को। बात करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। टॉपिकल सर्वे के अंदर जो हम डिटेल्स को डिस्क्राइब करते हैं वो आपके नेचुरल्स और मैन मेड फीचर्स पे काम किया जाता है। ये माउंटेन, वाटर बॉडीज, रिवर्स, वैली, इन सब पे काम करता है और ये इसमें बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम किया जाता है क्योंकि हम एक बड़े एरिया को छोटे मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। स्केल की वैल्यू याद रखेंगे कि इसमें 25,000 से लेके 10 लाख तक का स्केल को हम यूज कर सकते हैं, मतलब इतने बड़े एरिया को हम कन्वर्ट करके मैप में कन्वर्ट करें तो स्मॉल स्केल पे काम किया जाता है। रिजवा कौन? स्मॉल स्केल, ये आपके स्मॉल स्केल पे काम करता है। दूसरा बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, जो आप करेंगे, आप लोग करेंगे, हम लोग करते हैं, जिसमें क्या होता है हम इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए काम करते हैं। कोई डैम बना दिया, हाईवे बना दिया, कैनाल बना दिया, रेलवे बना दिया, उन सब पे आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग स्केल को यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग वर्क के लिए आप बड़े स्केल को यूज करेंगे, ब्रिजेस के लिए थोड़ा सा छोटा स्केल, और हाईवे कंस्ट्रक्शन में सबसे छोटा स्केल पे यूज किया जाता है। इनकी वैल्यू ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो यहां पे लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्केल भी याद करना बेटा, याद करना होगा, होगा याद करना। ठीक है, तो स्केल पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे वहां पे यूज किया जाता है जहां पे प्रॉपर्टी बाउंड्रीज में डिस्प्यूट हो जाए। आपने घर बनाया, आपने बड़ा वाले की जमीन हड़प ली थोड़ी सी, तो क्या होगा, हम ये चेक करें कि जो बाउंड्री लाइंस एज पर द स्पेसिफाइड था कागजों में वही है या नहीं है फील्ड में, उसको चेक किया जाता है। उसके लिए हम रिवेन्यू चेन का यूज करते हैं। ठीक है, रिवेन्यू चेन का हम यूज करते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल होता है वो 1000 से लेके 1500 के बीच में यूज किया जाता है। बात करते हैं हाइड्रोग्राफिक। हाइड्रो मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, पानी की बात की जा रही है। जब ये पानी की बात की जाएगी तो हम वाटर बॉडीज, लेक, रिवर पे काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ भी वाटर बॉडी पे काम कर रहे हैं, और जो आपने टॉपोग्राफ बताया था उस पर काम करें। टॉपोग्राफिक में पानी की हम बात करते हैं लेकिन ये आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे पहाड़ से पानी आ रहा है, दैट इज कंडीशन, वहां पे आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे नहीं करेंगे, वहां पे आप टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी को? कंट्री की बाउंड्रीज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कैडेस्ट्रियल सर्वे। बाउंड्री लाइन जहां पे मेरे पास होगी वहां पे हम कैडेस्ट्रियल सर्वे पे ही काम करते हैं। बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वो सर्वे होता है जहां पे हम आपके लैटिट्यूड, मतलब इस सर्वे के अंदर लैटिट्यूड और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल पे काम किया जाता है, या फिर जो मेरे पास लोकल मीन टाइम है एनी प्लेसेस का उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हम आपके अर्थ क्रस्ट पे काम करते हैं, अर्थ स्ट्रेटा पे काम करते हैं कि इसके अंदर वाले पार्ट में क्या क्या है, कहाँ पे लावा डिस्क्राइब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उन सभी को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब यदि आप डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनके बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे चेन सर्वे है, चेन सर्वे मेरे पास एक सिंपलेस्ट टाइप का सर्वे होता है, इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं, कोई एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको हम चेन और टेप दोनों से कर सकते हैं। बात करते हैं कंपास सर्वे, आप ये सब पढ़ेंगे आगे जाके। कंपास सर्वे की जब हम बात करते हैं इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस को बाय द हेल्प ऑफ चेन और टेप को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि यहां से हॉरिजॉन्टल एंगल ही कैलकुलेट हुआ, वर्टिकल एंगल को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वर्टिकल एंगल होता क्या है, जो आपके वर्टिकल प्लेन से है वो वर्टिकल एंगल, जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। बात करेंगे यदि आप लेवलिंग सरफेस की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड फ्रेम रेफरेंस इज जनरली कॉल्ड एज अ डेटम। एक फिक्स डेटम के रिस्पेक्ट में, क्या बोल रहा हूं मैं, एक फिक्स डेटम के रिस्पेक्ट में आप कोई डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई एलिवेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सब आपका प्रोसेस लेवलिंग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे वो सर्वे होता है कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहीं पे प्लॉटिंग की और यहीं पे मैंने डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लिया। यदि ये दोनों काम मैं साथ में कर रहा हूं एक मैप के थ्रू या फिर एक टेबल पे रखा हुआ मेरे पास एक मैप के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल सर्वे के अंदर मैप डायरेक्शंस वेरियस पॉइंट आर लीनियर मेजरमेंट विद अ चेन और टेप, तो इसके अंदर हम लीनियर मेजरमेंट को ही कैलकुलेट करते हैं, कोई एंगुलर मेजरमेंट आप प्लेन टेबल सर्वे से नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे थियोडोलाइट सर्वे। तो ये काइंड ऑफ सर्वे होता है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स दोनों कैलकुलेट किए जा सकते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस को भी चेन और टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थियोडोलाइट की खासियत होती है।
नेक्स्ट बात करेंगे टैकोमेट्रिक सर्वे। टैकोमेट्रिक सर्वे बेसिकली ऐसे एरिया में यूज किया जाता है जहां पे आप अपनी होरिजेंटल डिस्टेंस को बिना चेन टेप के यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली हिली एरिया में ज्यादा यूज करते हैं। हिली एरिया में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे वो सर्वे होता है भाई, हम जान नहीं सकते, फोटोग्राफ खींचेंगे, वहां से उसके मैप को कैलकुलेट करेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसको हम फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के नाम से जानते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। अरे आप सब बोर तो नहीं हो रहे बेटा, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। 4 सब्जेक्ट मान लो, वैसे तो आपको बीएमसी में पढ़ना चाहिए था, पर बीएमसी सर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं होता तो मैं आपको थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाता, लेकिन कोई बात नहीं, सर आपको काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी सब्जेक्ट है इनकी थ्योरी आपकी कवर होनी चाहिए यदि आप मेंस में बैठने जा रहे हैं, वरना आप क्वेश्चन अलग अलग लगा रहे हैं, थ्योरी में आपको मजा ही नहीं आ रहा, और थ्योरी लगाते हुए क्वेश्चन से मजा नहीं आ रहा। लेकिन एक बार पढ़ लोगे सब कुछ, दैट इज द कंडीशंस की सब चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब ये मत कहना कि सर आए पढ़ा देते बीएमसी, मेरे मुंह से निकल गई, गलती होगी, टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं आपको बीएमसी पढ़ा दूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में, जो मैं क्रक्स की फॉर्म में बता रहा था आपको, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। यहाँ पे हम 2 पार्ट पे काम करते हैं, कौन बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले बड़े एरिया को कवर कर लीजिए। जैसे ये पूरा बड़ा एरिया है, इसमें आपने पूरे बड़े जो मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, सेंट्रल पॉइंट्स, इनको कवर कर लिया, उससे मेरे पास क्या होगा, उससे मेरे पास जितना भी इसके अंदर मैक्सिमम एरर था वो आ गया। जैसे ही यहां पे आपके पास छोटे छोटे, आप इसके अंदर वाले पार्ट में जाएंगे, अंदर वाले पार्ट में आप जाएंगे तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उस केस में आपके एरर कम होंगे, और कम पॉइंट पे जाएंगे तो और कम होंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इन डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले बड़े एरिया को कवर करो, फिर छोटे एरिया कवर करो, फिर सबसे छोटे एरिया कवर कर दो। तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, कि यहां पे हम आपके पास एक्यूमुलेशंस ऑफ एरर जो मेरे पास हो रहे हैं उसको रोक देते हैं। हम सबसे पहले बड़े एरिया को कवर करते हैं, फिर हम छोटे छोटे एरिया को कवर कर देते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। इसी को हम बोलते हैं होल टू पार्ट, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें? सर आरसीसी और सोयल का क्रक्स पीडीएफ मिलने वाली थी, मिल जाएगी आज ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं वही बनाऊंगा, ठीक है। वैसे तो आप क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको एक बार रिवीजन करके जाने पड़ते हैं। जैसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, उसमें सब कुछ नहीं लिखते, सब कुछ नहीं लिखा जाता उसके अंदर, लेकिन वो लिखा जाता है जो आप भूल जाते हैं। मैं वो लिख के दूंगा आपको, ठीक है। आज मिल जाएगी मैक्सिमम, आज कवर हो जाएगी इस मैक्सिमम, ठीक है, सोइल और आरसीसी दोनों। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आपको समझ में आया कैसे हम काम करते हैं। तो इट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पे करता है, ये प्रिवेंट ऑफ एक्युमुलेशंस ऑफ एरर जो होते हैं उसको रोक लेता है, और यहाँ पे आपके पास बड़े एरिया पे काम किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं क्या इसको करना आसान होता है, कि सबसे पहले आप बड़ा एरिया कवर करो फिर छोटे छोटे एरिया कवर करो। नहीं, ये आसान तरीका नहीं है, ये सिंपलेस्ट मेथड नहीं है आप कैलकुलेशन करने का, इसमें बहुत टाइम लगता है करने में। आप बड़े एरिया से छोटे एरिया पे जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले छोटे एरिया कवर करते हैं फिर बड़े एरिया कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ एरर नहीं हो पाएंगे, बट इट इज नॉट सिंपलेस्ट मेथड। दूसरा होता है कि हम ये बोलते हैं कि भैया एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। यदि मेरे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा तो हम थर्ड पॉइंट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, यदि मुझे ये ए पी क्यू की डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, तो मैं आर कैलकुलेट कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो ये कर सकता हूँ, एक एंगल पता है, एक डिस्टेंस पता है, तब भी मैं आर कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों एंगल पता है तब भी कर सकता हूँ, एक डिस्टेंस एक एंगल पता है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पे आपके ये 5 टाइप है, इनसे अलग टाइप नहीं बनता है, ठीक है। इसके 2 रेफरेंस पॉइंट, मतलब या तो आपको डिस्टेंस और एंगल बताओ, या दोनों एंगल बताओ, या दोनों डिस्टेंस बताओ, वहां से हम आपके थर्ड रेफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं लोकेट द पॉइंट एटलीस्ट बाय द 2 रेफरेंस पॉइंट। फिर हम बात करते हैं स्केल की। तो आपको पता ही है स्केल का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो मैप की डिस्टेंस है और जो आपकी ग्राउंड की डिस्टेंस है उसके रेशियो को स्केल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब स्केल भी क्या होते हैं, स्केल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल स्केल, एक को बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल के भी 2 टाइप होंगे, कि इसमें हम इंचिंग स्केल को यूज करते हैं, हम बेसिकली जो मैप की डिस्टेंस जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको रेशियो में कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी में एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। जब हम आपके स्केल को ऐसे रेशियो में कैलकुलेट करते हैं 1/2000, 1/3000,
तो इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चले नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। जितना आपका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपका जो स्केल है वो छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको दिख रहा होगा कि स्केल ए है, स्केल बी है, तो इस केस में आपके पास जो स्केल ए है वो आपका बड़ा है आपके स्केल बी से। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राफिकल स्केल के बारे में। यदि मैं आपके ग्राफिकल स्केल की बात करूं, तो ग्राफिकल स्केल में ना हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो मैप में इस ग्राफिकल स्केल को यूज करके चेक कर लेते हैं। मान लो कल को आपका जो मैप है वो श्रिंक कर गया, तो यहां पे हम श्रिंक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्केल। कितना वेरिएशन हुआ, तो जितना वेरिएशन आपके मैप में होगा उतना वेरिएशन हम डिस्टेंस में कर लेते हैं आपके ग्राउंड की। तो उसकी वजह से जो रेशियो है वो आपका चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होगा तो ग्राफिकल स्केल पे, इसलिए हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस पे श्रिंकेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि न्यूमेरिकल स्केल में जो आप यूज करेंगे इंजीनियरिंग स्केल, उन सब में ये सब दिक्कतें देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफिकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ग्राफिकल स्केल हैज द एडवांटेज ओवर द न्यूमेरिकल स्केल बिकॉज डिस्टेंस ऑन द मैप कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल स्केलिंग इवन थ्रू द एज अ श्रंक। यदि कोई श्रंक डिस्टेंस भी कैलकुलेट हुआ तब भी आपके ग्राफिकल स्केल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपका हमेशा अनअफेक्टेड रहता है क्योंकि जितना आपका मैप चेंज हुआ उतना ही आपकी डिस्टेंस ग्राउंड की चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से आपका जो रेशियो है वो अनअफेक्टेड ही रहेगा। अब देखो श्रिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लीजिए। एक मिनट रुकेंगे। क्या माना है? 1000 माना है। ठीक है तो भाई देखिए ध्यान से, थोड़ा सा श्रंक स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। श्रंक स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मान लो मेरे पास जो स्केल है वो 1/1000 है। 1/1000 का जो स्केल है वो मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं x सेंटीमीटर आपके मैप में मेजर कर रहा हूं, तो मेरे पास जो ग्राउंड डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर आपको इतना भी नहीं आता, कहाँ थे आप? तो ग्राउंड डिस्टेंस में यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपकी 1000 × x हो जाएगी। भाई यही तो होता है। हम जो स्केल की बात करते हैं तो स्केल मेरे पास क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस, यही तो होता है। अब यहां पे यदि मुझे स्केल दे रखा है कि इट इज इक्वल टू 1000 और ये आपका x है और ये आपकी ग्राउंड डिस्टेंस है जो आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको समझ में आ जाएगी दिस इक्वल्स टू 1000 × x। सिंपल है। आप सब सुस्त लग रहे हैं सुबह क्लास में। हाउ इज द जोश? क्या हाल है भाई तुम्हारे? कल तो आपको आराम मिल गया था, नेट नहीं चला। बच्चे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास क्यों नहीं चल रही टाइम पे। कुछ बच्चे बोलते हैं, मतलब पहले बच्चे यही बोलते थे, मान लो कितनी छुट्टी मान लो, बच्चे यही बोलते थे कि सर आपने छुट्टी क्यों मार ली। अब बच्चे बोल रहे हैं सर शांति मिल गई एक दिन की। कोई बात नहीं बेटा, देखो शुरुआत में मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको ना सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 15 दिन मिले। 15 से 20 दिन आपको मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि देखो हम कितने भी आपको पढ़ा ले, यदि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें खराब रहेंगी। फिर भी आप कितना ही पढ़ाई लो कर लो, 11 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो। इसलिए हम चाहते हैं कि 10-15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करके फिर आप धुआंधार अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें, अपने आप घर पे प्रैक्टिस करें, फिर आपका देखना कि आपका लेवल कहाँ जाएगा। क्योंकि आपने पता है आपको कि आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। सर अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? ओके, तो क्या मेरे पास ये आपका 1000 × x हो गया। अब मान लो आपका जो आफ्टर श्रिंकेज की मैं बात कर रहा हूं, आफ्टर श्रिंकेज, आफ्टर श्रिंकेज में बात करता हूं। यदि मैं आफ्टर श्रिंकेज की बात करूंगा तो जो डिस्टेंस आपने अपने मैप पे x सेंटीमीटर मेजर करी थी, अब वो आपकी y सेंटीमीटर हो गई आफ्टर श्रिंकेज। भाई कम ही होगी डिस्टेंस। तो मुझे बताओ एक बार कि यदि मैं इस पे काम करता हूं तो उस केस में मेरे पास जो ग्राउंड डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? इसी स्केल के लिए
ग्राउंड डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी से बताओ। तो सोयल का एक क्लास, हाँ बेटा एक क्लास बचा हुआ है यार। ठीक है, उसमें आपको मिसलेनियस टॉपिक करवाने हैं, मिसलेनियस खर्चे हैं हमारे, उसको भी देखने हैं। करवाऊंगा वो क्लास भी, कल ही करवा दूंगा। ठीक है, आज नेट लग जाएगा एक और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 नेट लगवा लिया अब तुम्हारे भाई ने, एक बंद होगा तो एक चल जाएगा। अब भगवान ने कही कि दोनों बंद होंगे तो बात अलग है, बस बंद दोनों बंद होंगे नहीं, इट इज बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी है इसकी तो। वन बताओ ना कितना होगा, यदि आपके पास आफ्टर श्रिंकेज y सेंटीमीटर था, सबको जवाब देना जितने बच्चे हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर श्रिंकेज जो आपकी x सेंटीमीटर थी, अब वो y सेंटीमीटर में डिस्कवर हो गया, जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। एक बच्चे ने जवाब दिया है, और सब बच्चे के यहाँ पे चाउमीन खाने आए हैं। गलत गलत के भंबोले, बेटा ग्राउंड की डिस्टेंस चेंज थोड़ी होगी, वो तो 1000 इंटू एक्स ही रहेगी, ग्राउंड थोड़ी चेंज हुआ है, ग्राउंड चेंज नहीं होगा, ग्राउंड तो चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो आपकी डिस्टेंस पहले थी वो तो वही रहेगी, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने इसको चेंज कर दिया तो इट इज नॉट अ श्रंक स्केल, इट इज अ ग्राफिकल स्केल। ये आपका ग्राफिकल स्केल है कि आपने जितना मैप में चेंज किया इतने आपने ग्राउंड में चेंज कर दिया, कोई चेंज आपके पास हुआ नहीं और आपका स्केल हमेशा रिमेन्स रह गया। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, ग्राउंड की डिस्टेंस थोड़ी चेंज करी है आपने, मैप की डिस्टेंस चेंज करी है। तो यदि आप यहाँ से स्केल को कैलकुलेट करेंगे तो स्केल आपके पास हो जाएगा y सेंटीमीटर अपॉन 1000 इंटू एक्स सेंटीमीटर, ये तो गई मेरे पास वैल्यू। अब यदि मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो y इंटू एक्स इंटू 1/1000, तो ये जो y बाय एक्स है इसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम श्रिंकेज फैक्टर के नाम से जानते हैं, श्रिंकेज फैक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी, 1 से कम ही पाई जाती है, तो लेस देन 1 ही कर लो इसको, लेस देन 1 ही होगी। ठीक है, 1 से बड़ी कभी नहीं, ये नहीं हो सकती। और जो ये मेरे पास 1/1000 है, ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिनल स्केल है, ये आपका ओरिजिनल स्केल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस कंडीशंस, कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका तरीका होता है कि स्केल आफ्टर श्रिंकेज में यदि आपको कैलकुलेट करना है तो y बाई एक्स इंटू 1000 से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी को मैं श्रिंकेज फैक्टर के नाम से जानता हूँ। श्रिंकेज फैक्टर को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे पास श्रंक स्केल मेरे पास कितना है, श्रंक स्केल मेरे पास कितना है डिवाइड बाय द ओरिजिनल स्केल मेरे पास कितना है। यहां से भी आपका श्रिंकेज फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें, क्लियर है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम, भाई सिंपल सी बात है, यदि मुझे ओरिजिनल स्केल कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल स्केल मुझे दे रखा है और मुझे श्रिंक स्केल कैलकुलेट करना है, तो ये श्रिंकेज फैक्टर मान लो मेरे पास कुछ भी रहा हो, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास आफ्टर श्रिंकेज मुझे यदि वैल्यू दे रखी है और मुझे ओरिजिनल स्केल कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको डिवाइड दे दूंगा किससे, श्रिंकेज फैक्टर से, तो मुझे अपना ओरिजिनल स्केल मिल जाएगा। बताइए ध्यान से, जो मैंने किया क्या वो सही किया। सर व्हाट इज अ फैक्टर इफ अ मैप इज एक्सपेंडेड, बेटा मैप एक्सपेंड नहीं करता है। ठीक है, यदि आप मैप एक्सपेंड करेंगे तो उसको भी आप इस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केस में श्रिंकेज होती है, क्योंकि आप जो मैप बनाते हैं वो कागज में बनाते हैं। ठीक है, जो आपके पास पेपर रहेगा वो पेपर में श्रिंकेज फैक्टर ज्यादा होते हैं, उसमें एक्सपेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही है, इसलिए हम आपके श्रिंकेज फैक्टर पे काम करते हैं, एक्सपेंशन फैक्टर पे काम नहीं करते हैं। यदि आपका एक्सपेंशन फैक्टर होगा तो फिर चेन और टेप पे काम किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस इस तरह से ही की जाएगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी। करते नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन में जानबूझ के दे दे वो आपको एक्सपेंशन वाला पार्ट, तो फिर एक्सपेंशन का पार्ट भी ऐसे ही किया जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे सिंक वाले फैक्टर पे काम किया है। क्लियर सभी को। अब देखो सिंपल बात आप समझ रहे हो कि यदि आपको ओरिजिनल फैक्टर स्केल कैलकुलेट करना है
तो आपको आफ्टर श्रिंकेज को श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड देना पड़ेगा। कल को यहीं से आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, एरिया, तो आप बोलोगे जो मेरे पास श्रंक एरिया है उसको आप डिवाइड दे दीजिए श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से। यदि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको श्रंक वॉल्यूम को श्रिंकेज फैक्टर के क्यूब से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। क्लियर है? तो दिस इज द कंडीशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो स्केल था पहले इतना था, x सेंटीमीटर आपके मैप पे था और इतना आपके पास वहां पे हो गया, और इसी को हम श्रंक स्केल के नाम से जानते हैं, y/x × 100। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यदि आपका श्रंक स्केल मिलता है तो दैट मीन्स कि आपका स्मॉल स्केल है, ओरिजिनल स्केल मिलता है तो आपको लार्ज स्केल मिलेगा, ये सब आपको पता है। अब क्या होता है, एरर ड्यू टू द रॉन्ग मेजरमेंट। जब आप रॉन्ग मेजरमेंट की वजह से काम करते हैं तो वहां से एरर कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां से हम आपके करेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जो करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं कि भैया मेरे पास जो एक्चुअल लेंथ है मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय द नॉमिनल लेंथ इनटू मेजर डिस्टेंस। मेजर डिस्टेंस पे काम किया जाएगा। ये कैसे, मान लो कि आपके पास ना एक टेप था, उस टेप की एक टेप मैंने लिया था और वो आपका 30 मीटर का एक टेप था। जब आपने मेजरमेंट किया तो आपने पाया कि आपका जो टेप है वो टू शॉर्ट हो गया। टू शॉर्ट हो गया कितना से, टू शॉर्ट ऑफ 0.01 मीटर। अब आप बताओ कि जब मैंने 30 मीटर को मान के इसको माना था तो मैंने डिस्टेंस मानी थी L। अब यदि मेरा टू शॉर्ट हो गया तो यहां से मुझे L डैश बता दो कि L डैश की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके मेंस में पिछली बार 15 नंबर का आया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो करेक्ट डिस्टेंस को मैं L डैश मान लेता हूं, इसको मैं 30 माइनस के 0.01 डिवाइड बाय 30 इंटू मेजर डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपके डिस्टेंस पे वैल्यू होगी, ये क्या होगा मेरे पास, ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कल को आपसे पूछ सकता है कि एक्चुअल लेंथ और नॉमिनल लेंथ में का स्क्वायर हम करेंगे जब आप एरिया पे काम करेंगे, वॉल्यूम करेंगे जब आप वॉल्यूम पे काम कर रहे होंगे। कई बार आपके एग्जाम में जैसे आप मीटर पे काम करते हैं, कल को आपसे 1 डेसीमीटर पूछ ले कि 1 डेसीमीटर आपका शॉर्ट हुआ, बताओ 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर। क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ नए नए टर्म्स पूछ रहा है, जैसे आपके प्री में पूछी गई थी कि आपका जो टेप है वो 1 डेसीमीटर से शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज वेरी सिंपल चीज कि 1 डेसीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर ही होता है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फिर मीटर में। ठीक है, जहां से आपसे पूछी गई वैल्यू। तो ये सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इसमें बच्चे में फोन पूछ रहा सर डीसीएम आया था, डीसीएम आया था तो डीसीएम बना देते हैं उसके। अब बात करते हैं यूज ऑफ वर्नियर। जब हम आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपके पास चेन और टेप को तो यूज कर ही रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है या स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्नियर को यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपका प्रिस्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट क्या है, या हम बोल देते हैं आपके थियोडाइट का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम कैलकुलेट कर सके आपके इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो वहीं से हम डिफरेंट टाइप के लीस्ट काउंट को डिस्क्राइब करते हैं। यहीं से वैल्यू आती है आपके पास वर्नियर की। तो वर्नियर मेरे पास एक डिवाइस होती है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे जो रीडिंग कैलकुलेट की जाती है वो ऐसे की जाती है कि जो मेरे मेन स्केल की रीडिंग है वो प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे n मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास दो तरह के स्केल होते हैं, एक मेरे पास मेन स्केल होगा और मेरे पास एक वर्नियर स्केल होगा। अब यदि मैं आपके पास मेन स्केल की बात करूं, ये आपका मेन स्केल है और ये आपके पास क्या है, ये आपका वर्नियर स्केल है। दिस इज योर वर्नियर स्केल। अब जब हमें मेजरमेंट करना है आपके मेन स्केल का तो मैं वर्नियर को यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो ये n है ये वो नंबर ऑफ वर्नियर्स डिवीजन है जहां पे आपका मेन स्केल आपके वर्नियर स्केल के साथ 100% कोइंसाइड वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। उसमें कितने नंबर ऑफ डिविजन्स आ रहे हैं रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए। मान लो आपकी रीडिंग यहाँ पे कैलकुलेट हुई और यहाँ पे आपका वो डिवीजन आया,
तो इससे कितनी दूरी पे है वो, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम n बोलते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट इज अ डिफरेंस कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एक डिवीजन आपके मेन स्केल का, और उसमें से आप वन डिवीजन ऑफ वन स्केल को माइनस कर दीजिए, वहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी उसी को हम लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं टाइप ऑफ वर्नियर्स। टाइप ऑफ वर्नियर्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट वर्नियर की। डायरेक्ट वर्नियर मतलब ये होता है कि एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आपके वर्नियर स्केल का होगा वो आपके इक्वल होगा n-1 डिवीजन आपके मेन स्केल के। मतलब यहाँ पे मेन स्केल बड़ा होता है और आपका जो वर्नियर स्केल है वो छोटा होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बने थे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया था क्या मतलब है। ये बोल रहा है मेरे पास n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यदि आप n की वैल्यू को 10 मानेंगे तो ये आपका 10 इंटू वर्नियर आपके 9 इंटू मेन स्केल के बराबर होगा। तो कौन सा बड़ा है इसमें? बड़ा तो यही है ना। सिंपल बात समझ आ रही है? तो बड़े छोटे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। आप ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्नियर स्केल छोटा होगा और मेन स्केल आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। ये आपके मेन जो आपने डायरेक्ट वर्नियर यूज किया उसका उल्टा होता है कि जो आपके पास n डिवीजन होंगे वर्नियर स्केल के वो आपके n+1 डिवीजन मेन स्केल के बराबर होंगे, मेन स्केल के बराबर पाए जाएंगे। मतलब यदि आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपका वर्नियर स्केल बड़ा होता है और यहाँ पे मेन स्केल छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वर्नियर डिविजन्स एंड मेन स्केल डिविजन्स इंक्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शंस। इसमें और डायरेक्ट वर्नियर में डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट वर्नियर में यदि आपके मेन स्केल की रीडिंग बढ़ रही है तो आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन इस वाले केस में उल्टा होता है कि जब आपके पास मेन स्केल की रीडिंग बढ़ रही होगी तो आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग इसके अपोजिटली बढ़ती है, वो घटेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर जिसको हम बोलते हैं डबल वर्नियर। डबल वर्नियर मतलब ये होता है कि मेन स्केल इंक्रीज इन द वन डायरेक्ट ओनली वी हैव अ सिंगल वर्नियर वेयर द मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन द बोथ डायरेक्शंस। यदि ये वैल्यू आपके पास वर्नियर की इस टाइप में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, और ऐसे आपकी इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, उसको हम डबल वर्नियर के नाम से जानते हैं। और थियोरलाइट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जहां पे आप डबल वर्नियर को यूज करते हैं। बात करेंगे डबल फोल्डेड वर्नियर। यदि आपकी जो लेंथ है वो आपकी कंबाइंड लेंथ के हाफ से ज्यादा एक्सीड कर रही है तो हम आपके वर्नियर को फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके हम डबल फोल्डेड वर्नियर को यूज करेंगे। तो सेंटेंस नहीं है, सेक्टेंट होगा इसका नाम, ठीक है। दिस इज सेक्टेंट, इसको हम यूज करते हैं, ये आपके डबल फोल्डेड वर्नियर की फॉर्म में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? एक्सटेंडेड वर्नियर मतलब ये होता है कि हम n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की जो बात करेंगे वो 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा। यदि ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसीजन मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड केयर विद विच एनी फिजिकल मेजरमेंट इज डन। आपने अपने थियोडाइट को लेके आए, ठीक है, आपने अपने थियोडाइट को लेके आए, जब थियोडाइट को आपने लेके आए तो आपने बोला लीस्ट काउंट इसका 20 सेकंड है। कैसे कैलकुलेट किया 20 सेकंड? आपने कुछ केयरनेस पे यूज किया गया होगा, आपने इसको प्रॉपर वे में काम करा होगा और फिर कैलकुलेट करी होगी इसकी प्रिसीजन कि ये मिनिमम से मिनिमम 20 सेकंड के एंगल को कैलकुलेट कर सकता है, इससे छोटे एंगल को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट की अपनी प्रिसीजन है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हम प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि एक ट्रू वैल्यू के आसपास कितने वैल्यू आपकी आ रही है उसको हम एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कभी ये तीरंदाजी पढ़ी होगी तो इसका जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा होगा, सेंटर पार्ट में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो सेंटर पार्ट में हमने माना कि यदि आप बीच में यहां पे तीर मारेंगे तो दैट इज योर प्रिसीजन कि भैया यहां पे मारना है आपको तीर। तो ये आपने कैसे मेजर किया? क्योंकि आपको पता है कि इस वाले मेजरमेंट में वैल्यू आपको मैक्सिमम आएगी, तो दैट इज प्रिसीजन। अब आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं या आपने कोई ढंग से काम किया या नहीं किया, वो आपकी अपनी एक्यूरेसी है। यदि आप इससे दूर जाएंगे तो आपकी लो एक्यूरेसी रहेगी, इसके आसपास ही आपने मेजरमेंट कर पाए तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट में जो बन के आता है उसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं, और जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो आपकी एक्यूरेसी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो सर्वेयर है वो कितने अच्छे से उस काम को कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, ठीक है। यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं कि भैया एरर आपके पास क्या होगा, क्योंकि एरर जो हम कैलकुलेट करते हैं
वो आपके पास होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वैसे कुछ होती नहीं है, ट्रू वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। कि बहुत मान लो क्या है, आपने बाबा मेजरमेंट किया और आपको बाबर एक ही रीडिंग मिल रही है कैलकुलेट करके, तो आप समझ जाएंगे दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और उसी को हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। वैसे ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। करेक्शन इसका उल्टा होता है, करेक्शन इसका उल्टा होता है, दैट इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अब इस पे। क्लियर है सभी को? अब मैंने एक नोट वैल्यू है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आया था, तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे छाप दिया। ऐसा बोलता है ए प्लॉट और ड्रॉन ए प्लान, नॉट ड्रॉन, दिस इज ड्रॉन ए प्लान एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज आल्सो डिफाइंड एज अ स्केल ऑफ प्लान। ए गुड ड्राफ्टमैन कैन प्लॉट अ स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ 0.2 mm। आपको पता है ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है? ड्राफ्टमैन जो होता है, जो शीट्स बनाता है, ड्राइंग शीट बनाता है, तो वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकता है, लेंथ आपकी ड्रॉ कर सकता है, वो आपकी 0.25 mm की होती है। ठीक है, इससे छोटी लेंथ को वो नहीं बना सकता। तो ये बोलता है कि यदि आपके शीट पे आपने 0.25 mm की लेंथ को डिस्क्राइब किया, यदि यही डिस्टेंस मैं आपके ग्राउंड में कैलकुलेट करता तो वो कितना होता, यदि आपका स्केल 1/1000 है। तो आप समझ जाओ, यदि आप अपने शीट पे 0.25 mm की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्केल आपका 1/1000 है, तो ग्राउंड में 0.25 मीटर की डिस्टेंस ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे मिनिमम, उससे छोटी डिस्टेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ जाना कि जब हम स्केल पे काम करते हैं तो स्केल आपको समझ में आ ही जाता है कि इसके टू मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस ही होती है। तो ग्राउंड में मिनिमम डिस्टेंस जो आप कवर कर सकते हैं वो आपकी 0.25 मीटर है, और जो ड्राफ्टमैन बनाएगा वो 0.25 mm हो जाएगा, यदि आपका जो स्केल है वो 1/1000 है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखें। एरर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, या ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, एरर भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, लिमिटेटिव एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, या इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। ये होते क्या है? सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो एक मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करते हैं, फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब यदि ये घटेंगे तो घटते रहेंगे, ये बढ़ेंगे तो बढ़ते रहेंगे, इनका हमें पता होता है कि ये आपके सिस्टम में किस वजह से आए। दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। कुछ होते हैं आपके ऐसे, जैसे आपके हो गए रैंडम एरर, जैसे इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ये आपके इंस्ट्रूमेंट में अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपके एक्सीडेंटल, रैंडम और कंपनसेटिंग एरर के नाम से जानते हैं, कि आपके इंस्ट्रूमेंट में अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही घट जाते हैं। इसके लिए हम कोई मैथमेटिकल लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। आपको मुझे बताना है कि एक एग्जाम्पल बताना है सिस्टमैटिक एरर का। सिस्टमैटिक एरर का एक एग्जाम्पल बता दो, आपने कहीं देखा हो तो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको बताना है रैंडम एरर का। जल्दी से बताओ, कितने बालक हैं यहाँ क्लास में? आप सबने सर्वे तो पढ़ाई होगा बचपन में, बचपन का प्यार नहीं याद आपको? एक सिस्टमैटिक एरर और एक कंपनसेटिंग एरर का एग्जाम्पल बता दीजिए। अच्छा, सैक करेक्शन की बात कर रहे हैं, टेप लेंथ लेस 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 सैक एरर, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो बच्चों ने बोला सर ये तो सैक करेक्शन होता है, सैक करेक्शंस हो गया। ठीक है, पता होता है हमें कि नेगेटिव करेक्शन है मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। कैन की वैल्यू आपकी लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, वो आपके पास सिस्टमैटिक एरर है। टेम्परेचर आपका राइज हो गया, मार्क द एंड चेन, कंपनसेटिंग एरर। अब जो आपकी कंपनसेटिंग एरर वो बताओ एग्जांपल। कंपनसेट मिस्टेक्स होती, ठीक है। और अजय विश्वकर्मा ने बताया कि कंपनसेट का मतलब होता है मिस्टेक, मार्किंग टाइप, फुल करेक्शंस। ये सब क्या है? लिखो साथ में कि सिस्टमैटिक है या फिर आपके कंपनसेटिंग है। बैड अलाइनमेंट, मुझे सिस्टमैटिक तो बताइए पहले से। रैंडम एरर बता दो, रैंडम एरर कौन से होते हैं? रैंडम एरर ये है कि भैया रात को हमने पूरी रात देखी है वेब सीरीज,
ठीक है, आजकल कौन सी वेबसाइट चल रही है ज्यादा? या हम बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और हम अब मेजरमेंट करने गए, हमको नींद आ गई। तो जो आप ये बार्किंग करते हैं या फिर आपकी जो मिस्टेक्स है, इन सब पे जो आप काम कर रहे हैं, आपने मेजरमेंट करने में ही दिक्कत कर दी, तो दैट इज अ रैंडम एरर आ गया वो अपने आप, उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते कि कहाँ पर रीडिंग आपने गलत कर दी। ठीक है, तो ये सब आपके रैंडम आते हैं और दैट इज कंपनसेटिंग, इनको ही आपके इंस्ट्रूमेंट आपके सिस्टम में बनेंगे, खत्म हो जाएंगे। आज आप वेब सीरीज देख के आएंगे तो आपने मेजरमेंट गलत किया, कल आप ढंग से सो के आएंगे तो आपका मेजरमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, दैट इज द कंडीशंस कि कौन से आपके कंपनसेटिंग होते हैं, कौन से आपके रैंडम होते हैं। हाँ, केएलएस हो गया है, होल्डिंग हो गई, सब पे हम बात भी करेंगे आगे। नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत पढ़ ली थ्योरी, चलो क्वेश्चन करो अब। 1 घंटे में कर दिया बस मैंने कंप्लीट। सही है यार, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, मेरा तो ये मानना है। मतलब क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा एक बैकअप बन जाता है आपके पास। 5 तारीख तक आएगा, 5 नवंबर तक। ये 5-6 नवंबर तक आ जाएगा आपका रिजल्ट फ्री का। 1 महीने पहले दे देते हैं वैसे रिजल्ट ये। नेक्स्ट, ध्यान से, इस क्वेश्चन का टोपोग्राफिकल सर्वे की बात की गई है, कहाँ पे यूज करेंगे तो आपको पता है, सब पता है अब आपको। टोपोग्राफिकल सर्वे जो हम यूज करते हैं, वो आपके पास यूज करेंगे नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मेरे पास ए का थर्ड ऑप्शन होगा। रिकरेंस सेंस सर्वे की मैं बात करूंगा, तो इट इज डिस्क्राइब द रफ कोस्ट ऑफ द सर्विंग सिस्टम टू बी अडॉप्टेड, कि आपका जब आप रफ सर्वे कर रहे हैं, रफ कोस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बी का आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे, तो हम इसमें बाउंड्रीज फील्ड हाउसेस की कैलकुलेट करते हैं, तो सी का आपका 1 ऑप्शन हो जाएगा। सी का 1 ऑप्शन। बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हम आपके एंटिक्विटी के बारे में बात करते हैं, जो आपके पूर्वज छोड़ गए थे महंगी महंगी चीजें, उनको बेच के हम नई नई गाड़ी खरीदेंगे। तो क्या करते हैं, इसको इसको हम बोलते हैं डी का 2। डी का 2, एक ऑप्शन हमेशा नीचे आ जाता है। क्या आंसर है यहाँ पे? 3, 4, 1, 2। तो ए का 3, बी का रिकरेंस सेंस सर्वे, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3, 4, 1, 2 आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आपसे, विद द फॉलोइंग फिगर्स इक्वल टू द 1 एकड़, 1 एकड़ के बराबर क्या होता है? सर कंट्रोल सर्वे क्या होता आएगा बेटा आगे वो, ठीक है, जब हम आपके पास लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो कंट्रोल सर्वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन हूँ, ठीक है, आपकी पढ़ाई का। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे तुरंत। पता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? विद द फॉलोइंग फिगर्स आर इक्वल टू द 1 एकड़, 1 एकड़ के बराबर कौन सा होता है? क्या ये आपका 43560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है? 40 घंटास के बराबर होगा? 10 स्क्वायर घंटस चैन के बराबर होगा? 4850 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है? ठीक है, तो यहां पे जो मैं 1 एकड़ की बात करूंगा, तो 1 एकड़ आपका 4840 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। फोर्थ ऑप्शन गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि जो आपके पास 1 एकड़ की वैल्यू होती है वो 4350 स्क्वायर फीट के बराबर होती है, 40 गुंटास के बराबर होती है, 10 स्क्वायर घंटा चैन के बराबर होती है। अब मैं बताऊं 1 घंटस चैन, ओके, मेरे पास जो 1 घंटस चैन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? घंटस चैन, क्या इस घंटस चैन को भी हम सर्वेयर चैन के नाम से भी जानते हैं क्या? सर्वेयर चैन, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। कौन आ गया?
बढ़िया, बहुत ही होशियार वाला क्लास के। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपकी जो कंटेस्ट चेन है ये आपके पास 100 लिंक और 66 फीट के बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड यदि इसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में तो ये आपका 20.21 मीटर। यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 20.01 दैट इज 20.12 मीटर के बराबर हो जाएगी। बता आपको ध्यान रखना है। इसी को भी हम सर्वेयर चेन के नाम से भी जानते हैं। ये आपके 100 लिंक होते हैं, सबको पता है। ठीक है, दिस द कंडीशंस। तो हम बात करेंगे रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन की मैं बात करूं, ये आपकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम आपके पास यूज करते हैं कि भाई 16 फीट यूज किया जाएगा। ठीक है, कोई है गेट पे यार? चलिए बात करें यहाँ पे कि रिवेन्यू चेन की बात करेंगे तो इसको 33 फीट पे काम किया जाता है। 33 फीट पे काम करेंगे और 16 लिंक पे काम किया जाता है। 16 लिंक पे काम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू आपकी मीटर में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की मीटर में ये वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये कई बार पूछता है कि जो 1 मील होता है, 1 मील वो आपके 80 गंटस चेन के बराबर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो 1 मील है मेरे पास वो 80 गंटस चेन के बराबर होगा। यदि आप 1 एकड़ की बात करेंगे, 1 एकड़, तो 1 एकड़ इक्वल्स टू 10 इंटू गंटस चेन का स्क्वायर। गंटस चेन का स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड वाले पार्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द वैल्यूज, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है कि आपने जो मेजरमेंट किया वो 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं आप, और फिर आप 30 मीटर की चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपकी टॉलरेंस लिमिट होती है वो कितनी होती है। 20 मीटर चेन के लिए कितना टॉलरेंस रखेंगे और आपके 30 मीटर की चेन के लिए कितना टॉलरेंस रखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस के 5 mm रखते हैं 20 मीटर के लिए, प्लस माइनस के 8 mm रखा जाता है आपके पास 30 मीटर के लिए। जैसे ही आपकी जो चेन है, जैसे ही आपकी जो चेन है वो 20 मीटर से छोटी हो जाती है, तो उस केस में मैं देता हूं यहाँ पे लेस देन 20 मीटर, लेस देन 20 मीटर, तो उस केस में वैल्यू मेरे पास क्या होगी, प्लस माइनस के 3 mm पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द कंडीशंस। एग्जाम में इन सभी पे क्वेश्चंस बने हैं, आप सबको ये चीजें डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, चलिए आगे। आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। पर मीटर 2 mm एक्यूरेसी, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड द ज्योडेटिक सर्वे। इनमें से कौन सा आपका ज्योडेटिक सर्वे करेगा? हॉरिजॉन्टल कर्व रेंजिंग, वर्टिकल कर्व रेंजिंग, सर्वे ऑफ कंट्री, या फिर रिकनेसेंस सर्वे। जो क्या होता है ज्योडेटिक सर्वे, वो सर्वे होता है जिसमें हम आपके पास अर्थ सरफेस को टेकन इनटू अकाउंट करते हैं। यदि मैं अर्थ सरफेस को टेकन इनटू अकाउंट करूंगा तो आपको समझ में ये आना चाहिए इस केस में कि भाई यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो थोड़ा प्रिसाइज होगा। तो सर्वे ऑफ कंट्री जब मेजरमेंट किया जाएगा तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज किया जाता है जब आपका जो एरिया है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हम स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे पे काम करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। ESIC में आया था शायद। ओके, नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज फॉलोड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पे जब हम काम करते हैं सर 250 मानते हैं। बता चुका हूं बेटा मैं, आप मुझे लग रहा है नए आए हो अभी क्लास के अंदर, लेट हो गए हो आप। जब ऑप्शन में आपको 195.5 किलोमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है तो आप 260 250 पे काम कर सकते हैं। ठीक है 1 2। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस कंडीशन, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पे आप काम करिए, इज फॉलोड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज distribute the errors, improve the ease of working, prevent the accumulation of error, compensate error in a way. फिफ्थ आपका रेफर टू द
कॉमन डेटा से एज मीन सी लेवल, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जब आप फंडामेंटल ऑफ सर्विंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आपको पता है जब हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पे काम करते हैं तो आपके एक्यूमुलेशन एरर ऑफ नहीं होते हैं, मतलब इट इज लोकलाइज द एरर, ठीक है, तो इट इज प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। एंड कंपनसेट एरर इन अ वे, आप फोर्थ ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। तो 3 एंड 4 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। 1 3 डिस्ट्रीब्यूट एरर, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एरर, इट इज प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। दो बातें अलग अलग हैं। कभी भी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में एरर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता कि आपके बाहर के एरर को आप अंदर वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं, हम एरर को एक्यूमुलेशन के करने से बचते हैं। दूसरा, इसको कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि बड़े एरिया में बड़ा एरर, छोटे एरिया में छोटा एरर, तो इसको हम कंपनसेट कर रहे हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वो गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा, और ये ईज ऑफ वर्किंग तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ईज ऑफ वर्किंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आंसर आपके पास 3 एंड 4 होगा। तो बच्चे बोलेंगे रेफर टू अ कॉमन डेटम से एज मीन सी लेवल, ये बोल रहा है कि जब हम मेजरमेंट ये कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम एक डेटम को मानेंगे, और जो डेटम होगा मेरे पास वो एमएसएल होगा, इसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल, जो आपके 19 साल के अपर टाइट्स लोअर टाइट्स के एवरेज के वेरिएशन को चेक करता है कि आपका जो लेवल है वो कहाँ है। ये सारा मेजरमेंट हम आपके वर्टिकल एलिवेशंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं जब हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। जब हम आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर हम आपके पास वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कंडीशंस में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इट इज नॉट रेफर टू द डेटम एज अ मीन सी लेवल। यदि कल को हम लेवलिंग करेंगे तो हम वहां पे रेफरेंस मान के काम करते हैं, तो इसलिए आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है वो भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, सबका आंसर गलत था, तो 3 एंड 4 आर करेक्ट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आगे, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। बोला है आपसे विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? जैसे रेट्रोग्रेड वर्नियर n-1 डिवीजन ऑन द प्राइमरी स्केल आर डिवाइड इनटू द एंड डिवीजन ऑफ अ वर्नियर स्केल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, n+1 पे काम किया जाता है, ठीक है, इट इज n+1, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ए डबल्ड वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल वर्नियर प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग अ वन स्केल विद द जीरो एट द सेंटर। डबल वर्नियर ये होता है कि यहाँ से भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इन एक्सटेंडेड वर्नियर 2n+1 नहीं होता, 2n-1 होता है, ये भी गलत है। इन डायरेक्ट वर्नियर n+1 ऑफ नहीं, n-1 होता है, सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं, तो बी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करिए। सिक्स का डी बता रहे हैं, ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब लाइन ड्रॉ अ पॉइंट एंड टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट द पॉइंट इज कॉल्ड। भाई सिंपल सी बात है, ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ये आपकी लेवल सरफेस है, इसके सारे पॉइंट को आपने जोड़ा तो लेवल लाइन बनाया, इसके टेंजेंशियली आपने एक काम किया। जब आप टेंजेंशियली जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप काम कर रहे हैं, दैट अ कंडीशन, ठीक है। तो जो भी आपके लेवल सरफेस या लेवल लाइन के टेंजेंशियली जो मेरे पास लाइन होगी, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो सरफेस होगी वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, तो दैट आंसर इज डी। डी मेरे पास करेक्ट आंसर, कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं पहले ही। नेक्स्ट करिए। सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश अ टॉपो शीट यूजिंग अ स्केल ऑफ, टॉपो शीट क्या होती है पहले तो ये बताइए। जब सर्वे ऑफ इंडिया पे काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम आपके पास जियोडेटिक सर्वे पे काम कर रहे होंगे, तो हम जब यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे काम करते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन द लार्ज स्केल कंडीशन, तो ये टॉपो शीट का मतलब आपके मैप से ही होता है, तो आप ये मैप्स बनाएंगे, इसी को हम टॉपो शीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस केस में
हम आपके पास एक स्मॉल स्केल पे काम किया जाएगा, लार्ज एरिया को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टोपोग्राफिकल कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लार्ज स्केल होते हैं, दैट इक्वल्स टू 1 in 5 50,000 तक के डिस्क्राइब होते हैं। इट इज नॉट 10,000। ठीक है, 50,000 या उससे ज्यादा शीट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होंगे, जितने भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है एक शीट्स के थ्रू, इसी को हम टोपो शीट बोल देते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे में तो आपका बहुत ही छोटा स्केल यूज किया जाता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है उसका तो यूज नहीं किया जा सकता। तो आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। Recurrence and survey determining the feasibility and estimation of a scheme fall under the classification based on the nature of a field of survey, object of survey, instrumental used, method of employed। क्या बोल रहा है ये? जो recurrence and survey determine the feasibility and estimation of a scheme fall under the classification of based on the। तो आप ये recurrence and survey करते हैं। recurrence and survey का मतलब क्या होता है? recurrence and survey का मतलब ये होता है कि आप एक बार रफ सर्वे करेंगे अपने फील्ड का, इसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो आपने अपने मैप में डिस्क्रिप्शन किया था वो आप अपने फील्ड में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका एक फील्ड सर्वे होता है, दैट इज कॉल्ड द रिकनेंसेंस सर्वे। और ये आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के लिए हम रिकनेंसेंस सर्वे पे काम नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पे तो डिफरेंट टाइप के किए जाते हैं, टोपोग्राफिकल ये सब किए जाते हैं, इसमें हम फीचर्स चेक करते हैं कि कर्व्ड सरफेस तो नहीं है, स्ट्रेट पोर्शन तो नहीं है। लेकिन रिकनेंसेंस सर्वे हर एक पॉइंट पे किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सर्वे का? आपको पता है नेचुरल फीचर्स हैं, रिवर है, आप चाहते क्या हो इससे, दैट इज अ कंडीशन, इसलिए हम यहाँ पे रिकनेंसेंस सर्वे पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आपके रफ कॉस्ट को, रफ एस्टिमेट को कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप यहाँ पे सर्वे करेंगे, ठीक है, मान लो किसी भी एरिया पे आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास मैप के बाद ही किया जाएगा। सबसे पहले आपने मैप देखा कि भाई यहाँ पे ये एरिया है और इस पे ये बन सकता है, उसके बाद सबसे पहले इसका ट्रैफिक सर्वे किया जाता है। ठीक है, ट्रैफिक सर्वे पे काम करेंगे। ट्रैफिक सर्वे करने के बाद फिर इसके रिकनेंसेंस सर्वे की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम मैप स्टडी करेंगे, मैप स्टडी करने के बाद वहां का ट्रैफिक चेक किया जाता है कि जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं वो कैसी है, उसके बाद ही हम इसके रिकनेंसेंस सर्वे की तरफ चलेंगे। ठीक है, रिकनेंसेंस सर्वे की तरफ चलेंगे, फिर हम इसके अंदर प्रिलिमिनरी सिस्टम पे काम करेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे, जिसमें हम रूट चेक करेंगे कि रूट कैसा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब सारा मेजरमेंट करते हैं तो जो लास्ट या जो फाइनल टच की हम बात करते हैं, दैट इज अ डिटेल्ड सर्वे। डिटेल्ड सर्वे पे काम किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ना आपसे ट्रैफिक भी पूछ लेगा, वैसे तो आपने यही पढ़ा होगा, मैप, रिकनेंसेंस, प्रिलिमिनरी, डिटेल, लेकिन ध्यान रखना इस बात को, रिकनेंसेंस सर्वे आपकी रफ कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, क्या ये कैलकुलेट करके देगा कि आपका जो सर्वे है उसके डिस्क्रिप्शंस कैसे हैं। ठीक है, अब जैसे कल को आप अलाइनमेंट बनाते हैं, तो अलाइनमेंट को बनाएंगे तो डिटेल सर्वे के अंदर, लेकिन उसको जो फाइनलाइज किया जाएगा कि कैसा बनना है वो आप प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन करते हैं, अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन करते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, और ट्रैफिक सर्वे आपके रिकनेंसेंस सर्वे से पहले किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ईडीएमआई के नाम से हम इसको जानते हैं। ईडीएमआई काम क्या करता है पहले ही बताओ मुझे जल्दी से।
आपने नाम सुना होगा EDMI का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी की स्पेसिफाइड, तो वहां पे वैल्यू ऐसे आती है AMM प्लस BMM, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज मेजर द डिस्टेंस ऑप्टिकली, रेज से डिस्टेंस मेजर करते हैं। कौन सी डिस्टेंस? ठीक है, तो जो EDMI है, इससे हम डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विदाउट चेन एंड टेप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से जब हम रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं तो रीडिंग ऐसी आती है AMM प्लस के B, PPM नहीं होगा, यहाँ पे भी MM होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रपोर्शनल पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे जब ये मेजरमेंट आप करते हैं तो उसमें A और B आपके पास एक कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि B जो है ना, वो मेरे पास डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल पे काम करता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे जो A वैल्यू है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। आपको दो वैल्यू कैलकुलेट मिलेगी, उस वैल्यू में फर्स्ट वाली जो रीडिंग होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेकंड वाली डिस्टेंस के बढ़ने या घटने के हिसाब से वो प्रोपोर्शनली बढ़ती या घटती है। यदि आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो A रिमेन्स कांस्टेंट एंड B वेरीज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका B होगा, इसी को हम EDMI के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बोला आपसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। जैसे प्लम्ब लाइन इज अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेविटी, जो प्लम्ब बॉब होता है, प्लम्ब लाइन होती है, वो आपके ग्रेविटी के पैरेलल होती है, सबको पता है ये बात, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा, मीन सी लेवल इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सर्विस फॉर एस्टैब्लिशिंग द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, बस यही बात इन्हें गलत बोल दी यहाँ पे। तो मीन सी लेवल होते हैं वो आपके पास एक लेवल सरफेस को डिस्क्राइब करता है, जो आपके 19 ईयर्स के अपर एंड लोअर टायर्स के एवरेज को कैलकुलेट करेगा। जो आपके बॉम्बे हाइज में था, पहले ये कराची में था, अब ये बॉम्बे हाइज में हो गया। ठीक है, इंडिया में ही है अब ये। दूसरा, ये आपके वर्टिकल कंट्रोल को डिस्क्राइब करता है, जैसे आप लेवलिंग पे काम करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिस्क्राइब इन द लेवलिंग, जैसे आप लेवलिंग पे काम करते हैं वहीं पे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो मीन सी लेवल MSL जो होता है वो सिंप्लीफाइड हम करते हैं इसको, इसी के रिस्पेक्ट में हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, लेवलिंग पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे पॉइंटों को MSL के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा जब आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, दैट मीन्स कि इसको मीन SL से कैलकुलेट किया गया है कि कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे है आपके मीन सी लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल कंट्रोल को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये आपके वर्टिकल कंट्रोल को डिस्क्राइब करेगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 करिए, आसान सवाल है, आसान सा सवाल है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। सबसे ज्यादा उठपटांग सवाल अब आजकल सर्वे से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए, क्या नया पूछ सकता है इसमें। बताइए आंसर क्या है इसका। सर्वे कैरिड आउट टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज हिल, रिवर्स, फॉरेस्ट, मैन मेड फीचर्स सच एज द टाउन्स, विलेज। आपको पता है जब भी आप नेचुरल मैन मेड फीचर्स की बात करते हैं तो हमेशा टोपोग्राफिकल सर्वे पे काम किया जाता है। ये आपको पता है, मुझे बताओ लैंड सर्वे क्या होता है, व्हाट इज अ लैंड सर्वे, और साथ में बता दो कि रूट सर्वे क्या होता है। ठीक है, दो चीज बता दो मुझे, तो लैंड सर्वे के बारे में बता दो और एक मिनट बता दो रूट सर्वे। आप एक रूट सर्वे पढ़े होंगे, चलो रूट सर्वे मैं बता देता हूँ, लैंड सर्वे आप बता दो। रूट सर्वे के और किसके अंदर आता है ये बता दो साथ में। रूट सर्वे के अंदर बेसिकली हम रोड जो प्रपोज्ड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे
कल को आपकी पाइपलाइन बनी तो उसका रूट क्या है, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। कल को आपके पास कोई केबल्स बना, रोड बनाई, ठीक है, कोई आपने केबल बिछा दिए, कोई आपकी रोड की फैसिलिटीज हैं, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए हम आपके पास रूट सर्वे करते हैं। लैंड सर्वे क्या होता है? द सर्वे विच इज कंडक्ट लैंड टू डिटरमाइन द लैंड डिटेल्स। तो वो तो हम में करते हैं ना, हम टोपोग्राफिकल के अंदर भी वही करते हैं। फीचर्स ऑफ लैंड कैडेस्ट्रल सर्वे, रूट इंजिंग सर्वे होता है, अनडिविलेशंस को चेक करता है। ठीक है, देखो जो आप अपनी बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं या सरफेस की बात कर रहे हैं, उस पे जो भी मेजरमेंट आप ग्राउंड पे कर रहे हैं वो सब आपके लैंड सर्वे के अंदर ही आता है, जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे आप कर रहे हैं। ठीक है, बट द रूट सर्वे इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। जो आप काम करेंगे, पाइपलाइन कहाँ बिछेगी, क्या नहीं बिछेगी, सब पे काम किया जाता है, वो इंजीनियरिंग सर्वे का ही पार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ग्राउंड लेवल के फीचर्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसी को हम लैंड सर्वे के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, बताइए आंसर क्या है इसका। सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर whose effect are cumulative and can be determined on circumference of circumscribed circle outside of the great triangle in the center of the circumscribed circle। बताइए वैल्यू क्या है इसका, आंसर क्या है। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जिसमें हम, सर सिस्टमैटिक होगा, सिमेट्रिक नहीं है, ओके समझ जाओ, सिस्टमैटिक, ओके दिस इज सिस्टमैटिक एरर। ये वो एरर होते हैं, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो कॉमुलेटिव इन नेचर के होते हैं, जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉमुलेटिव मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि जो सिस्टमैटिक एरर हैं वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट होंगे क्या, होंगे आपके कॉमुलेटिव। दिस इज कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव हो सकता है तो आप बोलो नहीं ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ना ना ना, मतलब घटेंगे तो घटते रहेंगे, बढ़ते हैं तो बढ़ते रहेंगे। इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस बात के बारे में बात करेंगे। अब मुझे बताओ, ये तो सब चलो आपने बता दिया, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल, क्या मतलब है इन चीजों का, ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, बी सी डी, इनके बारे में बता दो थोड़ा सा मुझे। वैसे तो आंसर इसका ए है, बट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बता चुका हूँ बेटा मैं, रेजिडेंशियल रेजिडुअल एरर भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया आप, मैंने स्टार्टिंग में पूरी थ्योरी बताई है आपको, आप देख लेना स्टार्टिंग क्लास में। ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सारे बालक पढ़े लिखे हैं। तो क्या होता है जब हम 3.2 पॉइंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो जब हम साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो ये जो बीच का जो गैप बच गया ना आपके ट्रायंगल का, इसको खत्म किया जाता है कि सारे पॉइंट आपके एक ही पॉइंट से जाके पास करें। जब इसको खत्म करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप की अप्रोच, लेमन अप्रोच, ठीक है, या फिर आपके पास स्ट्रेस पेपर अप्रोच, या फिर हम डिफरेंट टाइप के अप्रोच पे काम करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, आपके 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स की कंडीशंस होती हैं कि आपके पास जो ये एरर बना ट्राइंगल की वजह से, इसको खत्म किया जाए, ये हम डिस्क्राइब करते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 करिए। टच नहीं करना चाहिए सरकमफ्रेंस, बताइए आंसर, बताइए आंसर। इस सर्वे लाइन आर मेजर्ड टू बी 285.5, तो आपको मेजर डिस्टेंस दे रखी है, अपने आप करो सारे सारे बालक, मेजर्ड डिस्टेंस आपको दे रखी है 285.5 मीटर। ठीक है,
विद अ टेप हैविंग अ नॉमिनल लेंथ आपको दी हुई है, नॉमिनल लेंथ आपके पास है 30 मीटर। द चेकिंग द ट्रू लेंथ ऑफ टेप वाज फाउंड टू बी 0.05 मीटर टू शॉर्ट। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो टू शॉर्ट हो गई। जब आपकी टू शॉर्ट हो गई डिस्टेंस, तो ये आपके पास हो गया 0.05 मीटर। ठीक है। इफ द लाइन इज लेन इन द स्लोप इज दैट द रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ प्लॉटिंग ऑफ सर्वे वर्क। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, वो आपके पास है 30 माइनस के 0.05 डिवाइडेड बाय 30 इंटू मेरे डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 285, 285.5। बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आई है यहां से, एडी कितनी आ गई है 284.525। बी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये बताओ ये कितना आ रहा है 285.024। दिस इज 285.02। आप क्या बोल रहे हैं, ये इफ द लाइन ले ऑन द स्लोप, आपने जो ये मेजरमेंट किया ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किया, लेकिन आपके पास जो ये मेजरमेंट है वो आपका स्लोप में है। स्लोप मेरे पास कितना है 1/10, 1/10 का आपके पास जो स्लोप है उसके बारे में यहां से बात की जा रही है। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आपको लग रहा है क्या बना दिया मैंने ये, आपको लग रहा है आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस मेजरमेंट हम कर रहे हैं साथ में। तो ये आपका एच हो गया। यहाँ पे जो स्लोप आपको दे रखा है वो 1/10 दे रखा है, तो आपको क्या ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, या फिर आपको ये एच चाहिए, आपको ये एच चाहिए कि एच की वैल्यू कितनी होगी। क्या ये एच की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप करेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, कि यदि वो लाइन को ले कर रहा है तो उस केस में आपको स्लोप करेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कल को आप स्लोप की बात करेंगे तो आपको कैलकुलेशंस बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/10 इक्वल्स टू एच अपॉन, तो आपने एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट की उसकी हम बात कर सकते हैं। तो क्या जो मेरे पास एच है वो एक्चुअल डिस्टेंस बाय 10 नहीं हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 28.5। तो आपकी क्या है, ये आपकी 28.5 मीटर है। देख लीजिए मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो इस केस में आपको स्लोप करेक्शन लगाना पड़ेगा साथ में, और जब आप स्लोप करेक्शन लगाएंगे तो स्लोप करेक्शन की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी h² डिवाइड बाई 2 इंटू एल, वो भी नेगेटिव में। तो कितना मेरे पास 28.5 का स्क्वायर। लेंथ कितना मानू है मैं यहाँ पे, एल कितना मानू, देखो या तो आप अपनी 30 मीटर की चेन पे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 20 ये 285.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए बार बार यूज करना पड़ेगा। तो मैं टोटल लेंथ यूज कर लेता हूं कितना 285 वाला 024, यहां से आपका स्लोप करेक्शन आ जाएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि रिड्यूस लेंथ मेरे पास क्या होगी, तो रिड्यूस लेंथ जो आप कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस लेंथ वो मेरे पास रहेगी 285.5024। आप इसमें से आप ये वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है ये माइनस के 1.425, माइनस के 1.425 मीटर, इसको माइनस कर दीजिए 1.425 मीटर, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 283.6 आएगी। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी को कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो पूछा जा सकता है अभी।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। गलती आप बस यही करोगे कि आप यहीं तक निकाल के आ जाओगे, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे और आंसर मार के आ जाओगे इसका 285 मीटर, क्योंकि आसपास है, आप गलती करोगे। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि वो बोल रहा है कि जो आप लाइन की बात कर रहे हैं वो स्लोप में है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है। तो आप स्लोप पे करेंगे तो स्लोप के लिए स्लोप करेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। सर एक्चुअल डिस्टेंस के बाद क्या बोल रहे हैं? मुझे बताओ, अब देखो क्या है कि एक बच्चे का डाउट है, सर जो आपने रिड्यूस लेंथ कैलकुलेट की, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है या फिर ये आपकी इंक्लाइंड लेंथ है? बताओ जल्दी से, कौन सी लेंथ है ये? तो हमने ये लास्ट में कैलकुलेट किया, ठीक है, हमने जो ये लास्ट में कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस है, या ये इंक्लाइंड डिस्टेंस है? इंक्लाइंड डिस्टेंस की जो बात कर रहा है, बोलो भैया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सर ये, साफ साफ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ कैलकुलेट करनी है। दिख रहा है आपको? तो इट इज हॉरिजॉन्टल लेंथ, दिख भी रहा होगा आपको, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं एक बार और दोबारा समझाता हूँ क्या मतलब है इस चीज का। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि भैया मेरे पास एक सर्वे लाइन थी, वो उसका आपने डिस्टेंस मेजर किया, आपने एक टेप से मेजरमेंट किया और उससे आपका जो टेप है वो टू शॉर्ट निकल गया, चलो तो निकल गया। लेकिन उससे जो आपने कैलकुलेशन कर ली वो आपके स्लोप की वैल्यू है, मतलब जो आप मेजरमेंट कर रहे थे, आप सोच रहे हो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, वो आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब इस वाली लेंथ को यहां पे लेके आना है, इसलिए तो हमने स्लोप करेक्शन लगाया। यदि हम इसी को मेजरमेंट करना होता तो ये मेजरमेंट आपका 285 ही था, 0.024। ठीक है, इसको यहां पे लाना पड़ेगा, तो पहले आपको ये h पता होना चाहिए, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए स्लोप करेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए h²/12। वो हमने कैलकुलेट की कि इसको यहां लाने के लिए आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा इतने का, और वो करेक्शन लगा के मैंने आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस तो इंक्लाइंड होगा ही 1/10 का, यहां तक के लिए 285 के लिए आपको उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा मान लो ये कि आपको लग रहा था कि आप अपने अर्थ सरफेस पे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ए से बी डिस्टेंस पे, पर एक्चुअली आप चल ऐसे रहे थे, तो आपको ये करेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना। ये बात चल रही है यहाँ पे। सर 285 पूरा लेंथ कैसे लिया है यहाँ पे? 2L, वो तो आप कर ही सकते थे। देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने 2L इसलिए लिया, तो आप करेक्शंस कैलकुलेट करेंगे वो पर मीटर की लेंथ पे कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो 30 मीटर की चेन थी मेरे पास, 30 मीटर की चेन थी मेरे पास, तो 285.024 डिवाइड बाय 30, इतनी बार आपको ये करेक्शन लगाना पड़ता। तो इसलिए मैंने पूरी लेंथ पे लगा दिया एक बारी। भाई या तो आप 30 मीटर की चेन को यूज करके बार बार लगाओ इतनी बार और उन सबका समेशन करो, या फिर आप एक बार ही लगा दो लेंथ में, दोनों बराबर ही रहेंगे फिर भी। ठीक है, यदि वो पर मीटर पे पूछता 30 मीटर की चेन पे तो फिर हम काम करते हैं, लेकिन पूरे पे निकालना है तो फिर सब एक बार में निकाल लेते हैं पूरे का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करिए। 14। सर एच के लिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाइए? बेटा सिंपल, यदि मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ ना कि जो डिस्टेंस मेरे पास कैलकुलेशंस हुई वो 285 ही रही। तो हमने जो ये मेजरमेंट किया है वो 1/10 को माना है। 1/10 आपका एक्चुअल डिस्टेंस बाय, या एच अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, एच अपॉन ए डी के बराबर माना है। आपको लग रहा होगा सर आपको ये मानना चाहिए था, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमको नहीं पता है, हमने आपकी स्टार्टिंग में यही मानी थी, और इसके स्लोप को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस पे काम करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे।
यदि मैं बात करता हूं द प्लान ऑफ मैप वाज फोटोकॉपी टू द रिड्यूस साइज हैज दैट लाइन इज ओरिजिनली 100 mm, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज 100 mm, मेजर द 90 mm, द ओरिजिनल स्केल ऑफ अ प्लान वाज 1 in 100, 1 in 1000, द रिवाइज्ड स्केल इज इक्वल टू, या रिवाइज्ड स्केल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को? बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? देखो इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। सर जब आपने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई थी तो आपने tan थीटा का फॉर्मूला कैसे लगा दिया 1/10 का, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैंने जो AD को माना है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माना है, नहीं मैं मानता हूं कि मेरा जो AD वाला वैल्यू है ना वो यही है, ये वाला वैल्यू मेरे पास। अब लगाओ उसमें साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो उसमें। देखो ध्यान से, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको एक बार। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, ये आपके पास 1 in 10 का एंगल था, ये मेरे पास 285 पॉइंट कितना था, 285.024 तो मान लिया मैंने। अब मुझे आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है मुझे, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। तो पहले मुझे ये h कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लगाना इसमें साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू, आप बोलोगे भाई इस वाली कंडीशंस में आपको ये नहीं पता ये वाली वैल्यू कितनी है, नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, जब आपका जो एंगल है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, स्मॉल एंगल हो आपके पास, तो हम आपके टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर मान लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ें। तो उस कंडीशंस में हम आपके बड़े वाले एंगल में जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम इस डिस्टेंस पे काम करेंगे और इस पे करेंगे, और जब छोटे एंगल पे काम करेंगे तो इस पे करेंगे, मतलब 1/10 है आपके पास वो टेन थीटा का एंगल है, और जो आपने साइन थीटा का एंगल कैलकुलेट किया वो आपका h/250 था, 250.025। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एंगल की वैल्यू काफी कम आ रही है इस वाले केस में, और जब साइन थीटा की वैल्यू आपकी काफी कम आ रही है तो वो टेन थीटा के बराबर मान सकते हैं हम, इसीलिए मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बराबर किया क्योंकि मेरे पास तो कोई चारा नहीं था करने का। क्लियर है नहीं है? क्लियर होना चाहिए आपको ये बात। A plan of map was photocopied to the reduced size such that a line is originally 100 mm. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ श्रिंकेज फैक्टर कितना होगा। जब आप श्रिंकेज फैक्टर पे काम करते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैप डिस्टेंस से हम √10185. तो यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी आपके पास, ये तो श्रिंकेज फैक्टर है, तो श्रिंक स्केल या फिर आपके ओरिजिनल डिस्टेंस पे काम कर सकते हैं, दैट मींस इक्वल्स टू 90/100, तो ये आपका 0.9 आ गया, 0.9 आपके पास ये वैल्यू होगी। द ओरिजिनल स्केल ऑफ प्लान आपके पास दिया हुआ 1 in 100, तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो ओरिजिनल स्केल था या रिवाइज स्केल था वो कितना था। रिवाइज स्केल जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिवाइज स्केल, तो हम ये बोलते हैं कि आपका जो ओरिजिनल स्केल है वो क्या है, इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ओरिजिनल स्केल मेरे पास क्या है, 1 in 1000 है, श्रिंकेज फैक्टर मेरे पास कितना है, 0.9 है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हो जाएगा 1111.11, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। देन आंसर इज बी। तो यहाँ पे अंदर का मेरे पास आंसर हो जाएगा बी, एंड बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये करिए, आज का लास्ट सवाल है, ठीक है। फिर आपकी जो क्लास होगी वो 4 बजे से होगी, 4 PM फॉर्म की, और कल से फिर आपकी जो क्लास है वो फुल फ्लैश चलेंगी, चलती है टाइम पे, अपने टाइम पे, अपने टाइम पे, अपने टाइम पे। आज का लास्ट सवाल बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। When the following is purpose the minor equipment is used in survey, जब आप अपने सर्वे के अंदर माइनर इक्विपमेंट को यूज करते हैं, जैसे एबने लेवल, सैक टेंट, साइक्लोन गैट ट्रेसर्स, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बताइए। देखो एबने लेवल को हम यूज करते हैं एज अ क्लिनोमीटर, जो आपके पास स्लोप और वर्टिकल एंगल को कैलकुलेट करता है, ठीक है।
दूसरा जो सेक्टेंट है मेरे पास, इट कैन बी यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ये बात भी सही है। जो साइक्लोन गैट ट्रेशर है, इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज इन द एनलार्ज द रिड्यूस द प्लान एरिया। पहले तुम ये बताओ कि जो साइक्लोन गैट ट्रेशर है वो कहां पे यूज किया जाता है, पहले तो ये बताओ। अगली क्लास कब होगी? सॉइल की एक क्लास बची हुई है जो कल होगी, सॉइल का एक क्लास बचा हुआ है, लास्ट क्लास, तो हम पहले करेंगे सर्वे, उसके बाद करेंगे, कल ही होंगे ये सब चीजें, ठीक है। आज आपकी सिर्फ एक क्लास बची हुई है जो आपकी है सोम की, वो आपकी होगी 4 PM, 4 PM आपके पास क्लास होगी सोम की बाय द हेल्प ऑफ सौरभ सर, ठीक है। देखो जो मेरे पास ये गैट ट्रेसेस वाला पॉइंट है, वो गैट ट्रेसेस वाला जो पॉइंट हम बात करते हैं, ये आपके ग्रेडियंट को कैलकुलेट करता है, ठीक है। ग्रेडियंट को कैलकुलेट करें, इट इज कैलकुलेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैलकुलेशंस में यूज किया जाता है। फिर आप मुझे ये बताइए कि यदि मुझे अपने एरिया प्लान एरिया को बढ़ाना या घटाना है, ठीक है, मुझे अपने प्लान एरिया को बढ़ाना या घटाना है, तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, बताइए। इन इंडिया इन पैंटोग्राफ पे काम करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो आपका प्लान एरिया है ना, इसको आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ को यूज किया जाता है, पेंटोग्राफ को यूज करते हैं जो आपके एरिया को इनलार्ज, प्लानीमीटर नहीं करता है, प्लानीमीटर तो आपके एरिया कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे प्लानीमीटर लिख रहे हैं, प्लानीमीटर, प्लानीमीटर इज यूज टू कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एरिया को कैलकुलेट करता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपका बहुमूल्य उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये थी आपकी आज की क्लास जो आपकी सर्वे की थी, आज नेट का इशू था, खत्म हो जाएगा कल तक कंप्लीट, तो नेट का मालिक हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो करेंगे और 4 बजे आपकी सोम की क्लास है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सर्वे वाला पार्ट है वो 2 तारीख तक कंप्लीट करें हम, ठीक है, 2 से 3 तारीख तक हम कल कंप्लीट करें इसको। सर कल की टाइमिंग, बेटा कल का टाइमिंग सेम है, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको जो बच्चे नए हैं। सुबह 7 बजे क्लास है आपकी, 7 AM टू 9 AM में आपका BM से चल रहा है, फिर आपका 9:30 AM टू 3 PM आपका सोम है, फिर 4 PM 6 PM आपका सॉइल है, फिर 6:30 PM 8:30 PM आपका सर्वे है, ठीक है। क्या तारीख है कल, आज क्या डेट है? 29 है आपके पास आज, 30 अक्टूबर का है ये, ठीक है, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर का, कल तो रियल बनेगी, तो इसलिए आज थोड़ा सा चिल मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आराम देना चाहिए आपको हफ्ते में एक बार और कल हम ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 30 31 1 2 4 दिन में हो जाएगा वैसे, ये 6 घंटे क्लास होगी, 6 चौक 24, हाँ 4 घंटे, 4 दिन में हो जाएगा, यदि 6 घंटे क्लास आपकी हुई तो आपका जो सर्वे वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, 24 25 घंटे का सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आप जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए, टेस्ट आपके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके साथ साथ टेस्ट देते रहना, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट देंगे, टेस्ट तो आपके कभी भी दे सकते हैं आप, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुई है, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है, उसके जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे आप अपने आप भी ऐड हो सकते हैं, हम आपको ऐड नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने कोर्स अपने आप परचेज कर रखा है वो अपने आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट डेमो क्लास थी जो आपके यूट्यूब पे चलेगी, उसके बाद की जो क्लास है सारी सारी वो आपके ऐप के अंदर चलेंगी। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं करा है, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो इस प्रोमो कोड को यूज कर सकते हैं CVT2, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा आपके मेंस के कोर्स पे।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।